आर्टिकल 142 एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस। कल हमारा टॉपिक जो था ये कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में रह गया था। इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करते हैं। अब प्रोविजंस क्या हैं आर्टिकल 142 के। अब ये जो टॉपिक है आर्टिकल 142, ये लिंक होता है हमारे आर्टिकल 32, 226 एंड आर्टिकल और हमारे प्रियम्बल से। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की पावर, प्रियम्बल हम इसको लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 143 से भी और 142, तो ये खुद से है। प्रोविजंस क्या हैं? इन Floody accident NHAI and other 2025, the Supreme Court took suo motu cognizance of major road accidents and recognized the right to safe travel on national highways, part of Article 21, right to life. Now, इस आर्टिकल को हम लोग लिंक करते हैं मेनका गांधी केस के साथ, और मेनका गांधी केस के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आर्टिकल 21 को एक वाइडर डेफिनेशन मिलती है राइट टू लाइफ की। राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक। एंड मेनका गांधी केस के बाद ये राइट टू लाइफ प्लस डिग्निटी इसके साथ जुड़ जाता है। अब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का सीधे तौर पे मतलब है कि वो सिंपल लाइफ नहीं है, लाइफ विद डिग्निटी है। और क्योंकि आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनहेरेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट है, आर्टिकल 22 के 21 के साथ साथ जब इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डेफिनेशन प्लस राइट टू लिव की डेफिनेशन जब वाइडर हो जाती है, मल्टी डायमेंशनल हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें ओपन एंडेड अप्रोच को अडॉप्ट करता है, क्योंकि बेटा मैं कैमरे की तरफ देख के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आर्टिकल 21 में एक वाइडर अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट करता है। उसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल 21 वाइडर बन जाता है, और इस आर्टिकल के प्रोविजंस के साथ राइट टू लिव विद डिग्निटी में क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, उसके साथ साथ विशाखा गाइडलाइंस में जो कंडीशंस थी उसमें जो वर्किंग कंडीशंस के लिए एटमॉस्फेयर अवेलेबल कराना वो, प्लस इसके साथ साथ अभी सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट डेफिनेशंस में या रीसेंट जजमेंट में राइट टू सेफ ट्रेवल को नेशनल हाईवेज पार्ट द आर्टिकल 21 राइट टू लिव के साथ जोड़ा है। अब इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो वाइडर डेफिनेशन देता है, उस वाइडर डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने वास्ट बनाया। प्लस अगर हम इसके अंदर जस्टिस वर्ड प्रियम्बल का जस्टिस जोड़ लेते हैं, प्रियम्बल के अंदर ये जो जस्टिस वर्ड है ये जोड़ लेते हैं, तो डेफिनेशन बहुत वाइडर हो जाती है। अब हम इस केस में ये समझते हैं कि आर्टिकल 142 ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। 142 पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी, जिसमें रियल जस्टिस प्लस आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन उसकी पावर, प्लस आर्टिकल 21 राइट टू लिव, प्लस मेनका गांधी केस, प्लस प्रियम्बल, प्रियम्बलर वैल्यूज, ये सब जब जुड़ते हैं तो ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। ये जो न्यूज़ है कंप्लीट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट जस्टिस की जो डेफिनेशन है, यहाँ पर वर्ड है कंप्लीट जस्टिस, वो पूरी हो जाती है।
ठीक, अब हम इसको सिंपल समझते हैं। ये आर्टिकल के प्रोविजंस क्या थे। प्रोविजन ये सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में अथॉरिटी है, तो वाइल डूइंग द कोर्ट इनवोक द आर्टिकल 142 इशू वाइड रेंजिंग डायरेक्शंस रिवाइविंग डिबेट ऑन द स्कोप ऑफ कंप्लीट जस्टिस, जिसको हमने डिस्कस किया। अब कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन को, अब जस्टिस की डेफिनेशन और प्रियम्बल से अगर आप जोड़ते हैं तो ये आर्टिकल आपको एक कंप्लीट ऐसे टाइप का जो कंटेंट है वो अवेलेबल करा देगा। प्लस उसके साथ साथ की फैक्ट क्या है, नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ इंडियाज रोड नेटवर्क, पर बावजूद इसके 30% रोड फर्टेलिटीज यहीं पर होती हैं। अराउंड 26,770 डेथ अकर्ड इन नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे के ऊपर इसकी पिछले रिसेंट ईयर्स में डेथ हुई हैं। अब आर्टिकल 142 कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 142 कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी ओरिजिनल अथॉरिटी जिसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो ऑर्डर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सू मोटू इनिशिएटिव ले सकता है, सू मोटू, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए, राइट से जुड़े हुए किसी भी केस में, या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस पेंडिंग है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने की अथॉरिटी रखता है। अब आप जब रोड पे ट्रैवल करते हैं तो अब आप कोर्ट से, सरकार से सेफ अगर रोड की डिमांड करते हैं, वो आपके राइट टू लिव की कैटेगरी में आता है, जिंदा रहने के हक की कैटेगरी में आता है। जैसे राइट टू लिव कैटेगरी के अंदर क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लीन वाटर आते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे अदर राइट जो आर्टिकल 21 की डेफिनेशन के अंदर वाइडर हो गए, जिसमें राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड था, राइट टू मैरिज इंक्लूड है, और कई सारे और आर्टिकल जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रोच है वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड अप्रोच का मतलब, जब उस टाइम पर मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 व्हाट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ राइट टू लिव, सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन जो है किसी डेफिनेशन के अंदर इसको बांध देते हैं तो फिर वो लिमिटेड हो जाएगा। हम इसको ओपन एंडेड अप्रोच रखते हैं, जैसे जैसे टाइम आएगा हम इसमें चेंज करते जाएंगे, अगर जरूरत हुई तो हम इसमें चेंज कर देंगे। अब ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 25 इंडिया एम्स टू रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट बाय 50% 2030 थ्रू 4 E's अप्रोच, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। तो ये बेसिक टारगेट ये है कि 4 E's को फुलफिल करेंगे। आर्टिकल 142 की डेफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, आर्टिकल 142 क्लॉज 1 एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू पास एनी डिक्री ऑर्डर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को एफर्ट करता है आर्टिकल 142 के अंदर, जिसको हम लोगों ने सू मोटो वर्ड डिस्कस किया है। सू मोटो मतलब खुद इनिशिएटिव लेना है, खुद आगे आना, उसके ऊपर डायरेक्शंस ऑर्डर इशू करने, और सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसा कर चुका है। उसमें विशाखा गाइडलाइंस भी आती हैं और गवर्नमेंट के बनाए हुए कई सारे लॉज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट टाइमली इंस्ट्रक्शंस अपनी देता रहता है। कभी कभी हम इस जो इंटरफेरेंस है इसको जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस मानते हैं। कभी कभी इसके लिए टर्म जुडिशियल ओवररीच वर्ड यूज किया जाता है। जुडिशियल ओवररीच, और अब एक सेंस में ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, एक सेंस में दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, और जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच में कन्वर्ट हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट अपनी लिमिट को ज़्यादा क्रॉस कर जाता है। उसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को ऑर्डर इशू किया था कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर स्टेट से रिलेटेड बिल्स के ऊपर साइन करना है। टेक्निकली जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये एब्सोल्यूट पावर की कैटेगरी में आता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर ऐसे किसी बिल पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, स्टेट गवर्नमेंट ने पास करके बिल अगर वहां भेजा प्रेसिडेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, फिर गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख दिया, प्रेसिडेंट उसके ऊपर आंसर करने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट इन केसेस में इंडिपेंडेंट भी नहीं है। वो हमेशा होम मिनिस्ट्री से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के डिसीजन देगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है कि बिल ओके है तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे या फिर उसको ओके कर देंगे, फिर बिल चला जाएगा स्टेट असेंबली के पास, वहां पर फिर गवर्नर साइन करेगा और लॉ बन जाएगा। बट यहां पर अगर प्रेसिडेंट आंसर नहीं करता तो द टर्म यूज्ड इज एब्सोल्यूट वीटो। ठीक, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो वर्ड कहीं मेंशन ही नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा कि जब भी स्टेट कोई ऐसा बिल, यानी पंजाब असेंबली अगर को बिल पास के गवर्नर के पास भेजे, गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे, इस केस में आपको 3 महीने के अंदर अंदर बिल के ऊपर साइन करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई डायरेक्शन देने के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई डायरेक्शन मुझे दे सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी किसी डायरेक्शन के ऊपर मैं वर्क करने के लिए बाउंड हूं या नहीं। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई अथॉरिटी हमें नहीं देता कि हम आपको डायरेक्शन दे सके। तो फिर मामला रिजेक्ट हो गया था। अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट की उसी पावर के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच की कैटेगरी में। चलो खैर, अब कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्टिस वर्ड मेंशन्ड है, और जस्टिस के अंदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी है। बट यहां पर हम इस जस्टिस को आर्टिकल 21 की कैटेगरी के साथ जोड़ के देखते हैं, राइट टू लिव की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ आर्टिकल 142 इज ऑफन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व, इसको वर्ड यूज किया जाता है। आप अपने मेंस के नोट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज इट अलाउ द कोर्ट टू फिल लीगल गैप्स, एड्रेस एक्सेप्शनल सिचुएशंस, प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस व्हेन ऑर्डिनरी लॉज आर इनएडिक्वेट। इन केस सुप्रीम कोर्ट जंप करेगा और आर्टिकल 142 के अंदर सू मोटू ऑर्डर इशू कर सकता है। सू मोटू कॉग्निजेंस, अब स्पेलिंग अलग अलग मिलते हैं अलग अलग बुक में, कई जगहों पर MOTO है, कई जगहों पर MOTU होता है। सू मोटू कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट खुद से ऑर्डर इशू करेगा। किसी पिटिशन को फाइल करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको हम लोग एक्टिव जुडिशरी भी कहते हैं। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स क्या है? द पावर टू कॉन्स्टिट्यूशनल इन ओरिजिन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनल पावर दी है, नॉट ड्राइव फ्रॉम स्टैट्यूट, अवेलेबल ओनली टू द, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस पावर को यूज करेगा, हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं। गोज बियॉन्ड द प्रोसीजरल लिमिटेशन, कैन बी एक्सरसाइज्ड when existing laws do not provide adequate remedies। अगर existing laws कोई adequate remedy provide नहीं करती, then सुप्रीम कोर्ट अपने पास ये अथॉरिटी रखता है। ensure substantive justice, focus on real justice के ऊपर और complete justice के ऊपर यहाँ पे फोकस है कि रियल जस्टिस मिले और कंप्लीट जस्टिस मिले, rather than merely technical legal compliance। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस केस का आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, या जो पार्टी है, जो एग्राइव्ड पार्टी है, वो केस हार जाएगी। तो पॉसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट उन सब केसेस में जहां पर उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर लगता है कि कुछ बेटर किया जाना चाहिए कंप्लीट जस्टिस के लिए, तो उन टेक्निकल जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, उन टेक्निकल हिकअप्स से हट के सुप्रीम कोर्ट इस तरह के ऑर्डर कर सकता है। कंडीशंस फॉर इन्वोकिंग आर्टिकल 142 जनरली यूज्ड व्हेन मैनिफेस्ट एरर एग्जिस्ट, क्लियर इनजस्टिस एविडेंट हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को लगे फेलियर टू एक्ट वुड कॉज इनजस्टिस, अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि इनजस्टिस हो जाए। अब वो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉटलनेक्स हैं या फिर जितने लीगल बॉटलनेक्स हैं, उसको हटा के सुप्रीम कोर्ट इस तरह के ऑर्डर इशू करता है। नॉट इंटरवेंशन वुड रिजल्ट इन ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, अगर नहीं इंटरवेयर करेगा, सुप्रीम इंटरवीन नहीं करेगा, तो फिर जस्टिस नहीं इनजस्टिस हो जाएगा। देन उसके साथ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 142 पावर ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी एंड लेवल अपने साथ ये कैरी कर रहा है। कौन सा? आर्टिकल 142। देन उसके साथ ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कैनरा बैंक वर्सेस देवसीस दास में प्रिंसिपल, द लीगल जस्टिस फेल्स, नेचुरल जस्टिस मस्ट प्रिवेल। अब नेचुरल जस्टिस का मतलब हम लोग यही मानते हैं कि जब जस्टिस के लिए जुडिशरी एक्टिव हो या एक्टिव वेज में आप जस्टिस किसी भी फॉर्म में आपको जस्टिस मिले, अब उसके लिए जुडिशियल एक्टिविज्म की कई सारी कैटेगरीज हम मानते हैं। पिटिशन फाइल की जा सके, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लीगल असिस्टेंस हो, मतलब जस्टिस देने के लिए जो एक सिस्टम अवेलेबल करा सकता है वो यहाँ पर अगर मिलता है तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स रिमूवल ऑफ इनजस्टिस रादर देन मेयर प्रोसीजरल कंप्लायंस। कई बार इस टर्म को हम लोग बहुत वाइड सेंस में यूज करते हैं नेचुरल जस्टिस को। देन द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स रिमूवल ऑफ इनजस्टिस, ये नहीं होना चाहिए, रिमूवल ऑफ इनजस्टिस हो, प्रोसीजरल कंप्लायंस से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हट के इस तरह से जस्टिस अगर दिया जाएगा तो प्रियम्बलर वैल्यूज में जो जस्टिस है वो रियल सेंस में जस्टिस मिलेगा, क्योंकि इंडियन प्रियम्बल एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। ठीक, लाइट हाउस की तरह काम करता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जब किसी ऑर्डर देते टाइम कहीं कंफ्यूज हो
या फिर मल्टीपल उसके मीनिंग निकल के आ रहे हों, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में प्रियम्बल की तरफ देखता हो, प्रियम्बल उसको जस्टिस की रियल डेफिनेशन उसको अवेलेबल करा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर। ऑब्जर्वेशन आर्टिकल 142 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद ग्रेट कॉशन एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। क्योंकि अथॉरिटी बड़ी है। व्हाई द कंप्लीट जस्टिस इज नेसेसरी, गैप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। रिसेंट ईयर्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स और थी, ग्रेजुअली चेंजेस आते चले गए और नई नई चीज़ें जुड़ती चली गई। जैसे लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया है, LGBT राइट्स बाद में आए, डिजिटल प्राइवेसी आई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एनवायरमेंटल कंसर्न। जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मॉफ्ड वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें रश्मिका मंदाना करके एक्ट्रेस है, उसकी कुछ मॉफ्ड वीडियोस पहले आ गई थी, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होता है। तो इसका मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से इसकी डेफिनेशन चेंज होती जा रही है और उस केस में जुडिशरी का एक्टिव रहना जरूरी है और उसके साथ साथ एक्टिव होने के साथ साथ कंप्लीट जस्टिस मिलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अभी तक लॉ क्रिएट नहीं किया। जिन केसेस में लॉ नहीं है उन केसेस में भी जस्टिस प्रोवाइड करना आर्टिकल 142 का मेन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, आर्टिकल 142 इनेबल्स कॉन्स्टिट्यूशनल एडेप्टेशन। कैन हाई कोर्ट एक्सरसाइज सिमिलर पावर? इंपॉर्टेंट केस अंजनी कुमार जैन वर्सेस माया जैन। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आर्टिकल 226 इज नॉट इक्वल टू आर्टिकल 142। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की अथॉरिटी और हाई कोर्ट की उस अथॉरिटी में आर्टिकल 142 जैसी पावर मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अकॉर्डिंगली। द हाई कोर्ट possess wide power under article 226 but these are not equivalent to the article 142. then key difference, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142, यहां पर आर्टिकल 26 कंप्लीट जस्टिस पावर है, वाइडर रिट ज्यूरिसडिक्शन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेसिडुअल पावर्स हैं, मोर लिमिटेड इन स्कोप। ध्यान रखना यहां पर ये रेसिडुअल पावर्स हैं जो कहीं पर नहीं मिली, वो आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो किसी के पास नहीं है। देन उसके साथ आर्टिकल 142 सेपरेशन ऑफ पावर। क्रिटिसिज्म है जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट आर्टिकल 142 जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जुडिशियल ओवररीच के कॉन्सेप्ट को यहां पर ये जो जुडिशियल ओवररीच का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है या ये फिर यहाँ पर ये विजिबल हो रहा है जुडिशियल ओवररीच का, कि जहाँ पर एग्जीक्यूटिव कंप्लेन कर सकती है कि जुडिशरी अपनी लिमिट क्रॉस करके हमें बार बार जो डायरेक्शन दे रही है। यूपीएससी इसके लिए जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसी परमिशन नहीं दी है, क्योंकि वहाँ पर 3 अलग अलग एरियाज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। बट ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया में ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, आपस में इंटरलिंक्ड है। इंडियन सिस्टम अमेरिकन सिस्टम से ऑपोजिट है। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट आर्टिकल 142 में बाईपास लेजिस्लेशन, इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग, एंटर एग्जीक्यूटिव डोमेन, कंसर्न्स हैं मे डिस्टर्ब सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको हमने यहां डिस्कस किया, सेपरेशन ऑफ पावर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हम लोग यहां डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने NJAC केस में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जब ऑर्डर दिया तो उसने कहा था कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा जुडिशरी के अंदर। पर जब जुडिशरी इस तरह की ऑर्डर करती है तो ये भी तो एग्जीक्यूटिव के अंदर उसकी इंटरफेरेंस है ना, तो यहां पर बैलेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, डिस्टर्ब होता है। बट स्टिल वी सपोर्ट जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी के बहुत सारे ऐसे काम थे जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रियल सेंस में एक रियल कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर दिया, लिविंग डॉक्यूमेंट। हालांकि इसमें आर्टिकल 368 का प्रोविजन है, बट स्टिल इट इज लिविंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट आर्टिकल 142 नेसेसरी व्हेन एग्जीक्यूटिव फेल्स टू एक्ट, लेजिस्लेचर हैज नॉट एड्रेस्ड इमर्जिंग इश्यूज, लीगल गैप्स क्रिएट इनजस्टिस। और जब ये हो कि लीगल गैप इनजस्टिस क्रिएट कर रहे हैं, देन सुप्रीम कोर्ट 142 को यूज करेगा, नॉट टू गवर्न बट टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स and delivery justice. Significance of 142, constitutional importance, help protect fundamental rights, fill fugitive gap, advance constitutional and morality,
उसके साथ एंश्योर इफेक्टिव रेमेडीज, और इसके साथ आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड प्रियम्बल का जस्टिस। Then, democratic importance acts as a last constitutional remedy when conventional legal mechanism fail. Conclusion में 142 remain one of the most unique feature of the Indian Constitution, empower the Supreme Court to bridge the gap between law and justice and ensure the constitutional right remain meaningful, changing social realities. However, its exercise must be balanced with judicial restraint and preserve the doctrine of separation of power and institutional legitimacy.